मेरा नाम उमा है। यह बात जब की है जब मेरी नई नई शादी हुई थी। शादी के बाद मेरा पति अमेरिका चला गया तो मुझे रात को डर लगता था। मैं अपनी कुंवारी नंद को अपने पास सुला लेती थी, लेकिन लाइट बंद होते ही मुझे कुछ ठंडा ठंडा सा महसूस होने लगता और मुझे कुछ घबराहट सी होने लगती। एक रात मैंने कमरे की खिड़की पर साया देखा और मैं यह देखकर पसीना पसीना हो गई और मैं फौरन घबरा कर उठ गई और लाइट जला दी तो मेरे पैर तले से जमीन निकल गई, क्योंकि हमेशा एक जॉइंट फैमिली सिस्टम में पली बड़ी थी और एक भरे पूरे घर में रहने की आदत थी। हमारे छोटे से घर में भी सब लोग साथ में मिलकर रहते थे, सब लोग साथ में मिलजुल कर रहे थे। घर में तन्हाई और अकेलापन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। ऐसे में विदा होकर एक बहुत बड़े बंगले में आ गई और मेरे पति के अलावा सिर्फ एक सास और नंद रहती थी। शादी के शुरू दिनों में तो मुझे उस बंगले में वह महसूस होती थी, क्योंकि वहाँ हर वक्त एक खामोशी सी छाई रहती थी। मेरी ननद सुबह होते ही कॉलेज चली जाती थी और फिर दोपहर को वापस लौटी थी। मेरी सास सारा सारा दिन कमरे में बंद करके टीवी देखती रहती और मेरा पति परदेश से कुछ दिनों के लिए वापस आया हुआ था। वह अपने दोस्तों से मुलाकातें करते हुए इतना व्यस्त था, क्योंकि उसकी वापसी के दिन करीब आ रहे थे। घर में 4 नौकरानी भी मौजूद थी, जो सारा दिन काम करती थी और फिर शाम होते ही घर अपने लौट जाती थी। मेरी शादी विक्रम से हो रही थी, तो मेरे खानदान वाले मुझे बहुत खुशकिस्मत समझ रहे थे। तुम बहुत नसीब वाली हो जिसकी शादी विक्रम जैसी लड़के से हो रही है और बहुत अच्छा कमाता है और फिर उसका बहुत बड़ा घर है। उसे घर में तुम हमेशा रानी बनकर राज करोगी। मन ही मन सोचकर खुश होती थी। अच्छा है मुझे ईश्वर ने इतना अच्छा लड़का मिला है, क्योंकि मैं शांति में रहना चाहती थी। विक्रम अमेरिका में बहुत ही बेहतरीन नौकरी करते थे और वह यहाँ कुछ दिनों के लिए छुट्टियां पर आते थे। जब उनको मैं एक शादी में मिली थी, मुझे देखते ही उन्होंने मुझे पसंद कर लिया था और अपनी माँ से कहकर मेरे लिए मेरे घर रिश्ता भिजवा दिया था। विक्रम के पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। माँ भी बहुत अच्छी थी और खानदान भी हुआ खुदा देखने में बहुत स्मार्ट और हैंडसम थे। बहुत खुश मिजाज और नरम दिल के इंसान थे। इसीलिए मेरे पिता ने फौरन रिश्ते के लिए हाँ कर दिए थे और घर में मौजूद मेरे सारे ही कजन मेरे खुशकिस्मती पर हैरान थी। मैं बहुत खूबसूरत लड़की नहीं थी, लेकिन विक्रम को मुझ में ऐसी कौन सी बात नजर आ गई थी कि वह पहले ही नजर में मुझ पर अपना दिल हार बैठे थे। एक छोटी सी रस्म के बाद हम दोनों की शादी 1 महीने के अंदर हो गई। दोनों परिवार हर बात पर राजी हो गए थे, इसीलिए शादी जल्दी करने में किसी को कोई परेशानी नहीं हुई थी। वह कहते हैं न पैसा फेंक तमाशा देख। बिल्कुल ऐसे ही मेरे पिता ने पैसे के बल पर सारे इंतजाम जल्दी जल्दी कर लिए थे। मैं अपने माता पिता की बड़ी बेटी थी, इसीलिए किसी चीज में कोई भी कमी नहीं रखी। दिल खोल कर मेरी शादी की और पैसा पानी की तरह बहा दिया। विक्रम भी अपने माँ बाप को इकलौता बेटा था। शादी की तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ी थी और मेरे लिए एक से बढ़कर एक कपड़े और जेवर लेकर आए थे। अपने बारात वाले दिन मैं दुल्हन बनी बहुत अच्छी लग रही थी। फेरों के बाद जब विक्रम और मुझे एक साथ बैठाया गया तो हर किसी ने हमारी जोड़ी की तारीफ की और कहा चांद सूरत की जोड़ी है और बहुत सी दुआएं भी दी थी। मैं विदा होकर विक्रम के घर आए तो इतना बड़ा बंगला देखकर हैरान रह गई। मेरा विक्रम का कमरा है मेरे आगे हॉल के बराबर था। कमरे को असली फूलों से सजाया गया था और कीमती फर्नीचर से उसे कमरे में अलग ही रौनक आ रही थी। लेकिन इस हिसाब से भी कई ज्यादा कीमती चीज जो मेरे नजदीक बहुत ही खास थी और विक्रम की मोहब्बत थी।
शादी की रात विक्रम ने मुझे अपनी मोहब्बत का बहुत ही बेचैन शब्दों में इजहार किया था। मैं हैरान रह गई थी। वह मुझे इस कदर मोहब्बत करता था। विक्रम के शब्दों ने इतनी इज्जत थी और मेरे आने वाली जिंदगी का सहारा। शादी के बाद विक्रम के पास एक ही महीने की छुट्टियां थी और एक हफ्ते उन्होंने पूरी तरह मेरे साथ ही गुजारा था। एक हफ्ता किस तरह गुजर गया मुझे पता ही नहीं चला। ऐसा लग रहा था जैसे कल ही तो हमारी शादी हुई है। विक्रम हर वक्त मुझे अपने मोहब्बत का इजहार करते, मेरी मोहब्बत के गुण गाते। एक हफ्ते बाद विक्रम कहने लगे वह अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से मुझे मिलवाना चाहते हैं क्योंकि फिर वह 2 साल के लिए अमेरिका चले जाएंगे। इस वक्त मुझे एहसास हुआ कि मैं और विक्रम कुछ भी वक्त के लिए साथ हैं और भी हमारी दरमिया जुदाई आने वाली है। विक्रम के जाने के सोचकर मैं घबरा गई थी। सास नंद को ज्यादा वक्त नहीं दिया था, बल्कि उन्होंने मुझे और विक्रम को एक साथ वक्त गुजारने का मौका दिया था। यह उनके बहुत बड़ी अच्छाई ही थी, जबकि उनका बेटा भी इतने सालों में घर वापस आया था। उनका भी मन होता होगा उनके साथ समय बिताने का, लेकिन उन्होंने ज्यादातर हम दोनों को ही दूसरे के साथ समय बिताने का मौका दिया। सारा समय विक्रम के साथ होती थी, इसीलिए मुझे अपनी माँ से नंद करने का मौका भी नहीं मिला। वैसे भी वह अपनी पढ़ाई में बहुत बिजी रहती थी और मैं यह सोचकर ही परेशान हो रही थी कि विक्रम के जाने के बाद मैं इतने बड़े घर में क्या करूंगी। विक्रम सुबह होते ही अपने दोस्तों के साथ निकल जाते हैं और मैं सारा दिन बंगले में यहाँ से वहाँ फिरते रहती। थोड़े दिनों में जान गई थी कि मेरी सास को अकेले बैठकर टीवी देखने का बहुत ही शौक था। वह सारा दिन तेज आवाज में टीवी देखा करती थी। दिन बहुत तेजी से गुजर रहे थे और विक्रम को वापस जाने का समय करीब आ गया था। विक्रम के बगैर रहने को सोचकर ही मैं कांप जाती थी। विक्रम मुझे समझ रहे थे कि वह जल्द ही मुझे अपने पास बुला लेंगे। विक्रम की उस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं आता था, क्योंकि परदेश में रहने वाले लोग अपने पत्नियों को अपने माँ बाप के हवाले छोड़ देते हैं। मुझे भी यही लगता था कि विक्रम कभी मुझे अपने पास नहीं बुलाएंगे। अब विक्रम के जाने का वक्त आ गया था। जब मैं अपनी सास और नंद के साथ घर वापस आ रही थी तो मेरी आंखों में नमी थी। मुझे सास ने मेरी उदासी को महसूस करते हुए कहा, उमा कुछ दिनों के लिए तुम अपने मायके चली जाओ, वहाँ तुम्हारा दिल लग जाएगा। अपने सास की बात सुनकर मैं बहुत खुश हो गई थी। ऐसा सोच तो मैं भी रही थी, लेकिन कहने की मेरी हिम्मत नहीं हुई थी कि मेरी सास बिना सोचे अपने पति के जाते ही मैं मायके की तरफ दौड़ गई। मेरी सास ने खुद ही ड्राइवर को कहकर गाड़ी के सहेज दिया था। अपने घर जाकर मैं बहुत खुश थी, लेकिन के साथ मेरा दिल लग गया था। विक्रम ने भी अमेरिका पहुंचते ही सबसे पहले उन्होंने मुझे फोन किया था और इस बात का यकीन दिलवाया था कि वह जल्द ही वह मुझे अमेरिका बुला लेंगे। वह कह रहे थे कि उनके लिए भी मेरे बगैर एक पल गुजारा नामुमकिन नहीं रहा। उससे भी अब मेरे बिना नहीं रहा जाता। मुझे इस तरह मोहब्बत से मुझसे कह रहे थे। मुझे यकीन आने लगा था कि जल्द ही मैं भी कुछ समय बाद उनके साथ होंगी। मुझे मायके में रहते हुए 1 हफ्ता हो चुका था और मेरी माँ चाहती थी कि अब मैं वापस अपने ससुराल चली जाऊं। वह हर बार कह रही थी कि अगर तुम्हारी सास ने तुम्हें खुशी खुशी यहाँ छोड़ दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम मायके में ही रहने लगो। तुम्हारा ससुराल वही है और तुम्हें वापस अपने घर जाना होगा। माँ की बात सुनकर मेरा मुंह लटक गया था। मेरे ससुराल में कोई भी नहीं था। मैं वहाँ सारा वक्त अकेले क्या करती, लेकिन मेरी माँ यह बात समझने को तैयार नहीं थी। मजबूरन मैंने अपने पिता से कहा कि रात को वह मुझे मेरे ससुराल छोड़ आए और मैं अपने पिता के साथ वापस अपने ससुराल आ गई थी।
सारा बंगला खाली पड़ा हुआ था। मेरी सास और नंद अपने कमरे में थे। मैंने अपनी सास के कमरे में जाकर उन्हें अपने आने के बारे में बताया तो वह मुझे देखकर खुश हो गई और कहने लगी, अभी तुम जाओ और सो जाओ, सुबह नाश्ते के टेबल पर मिलते हैं। और वो तो टीवी में कोई फिल्म देखने में पूरी तरह से मगन थी और उन्हें मुझे कोई दिलचस्पी भी नहीं लग रही थी। मैं एक नज़र पर डालकर उनके कमरे से बाहर निकल आए और अपने कमरे में आकर बैठ गई। लेकिन थोड़ी देर में मेरा दिल अजीब सा होने लगा। घर में होगा सन्नाटा, मुझे वह अपना लग रहा था। अकेले अकेले मुझे डर लग रहा था। मैं अकेली थी और आज मुझे पता चला था कि मुझे अकेलेपन से डर लगता था। मेरे मायके में तो अपने कमरे में बैठकर बाहर से आने वाली आवाज मेरी जान नहीं छूटी थी। तभी मेरे भाइयों बहनों का झगड़ा हो रहा होता तो चाचा चाची हंस हंस कर दिन भर के किस्से सुना रहे होती थी। वह आवाज जो कभी मुझे परेशान करती थी। महसूस हो रही थी कि लड़की के लिए अपना घर छोड़ने का कितना मुश्किल होता है। इस बात का अंदाजा कोई भी नहीं समझ सकता। मेरी आंखों में आंसू आ रहे थे और मैं अकेली अकेली रो रही थी। मुझे अपना घर, अपने परिवार की बहुत याद सता रही थी। कुछ देर तो मैं यहाँ से वहाँ टहल कर खुद को काबू पाने की कोशिश करने लगी। ख्वाब मुझ पर हावी हो गया। यह अपने कमरे में रुकना भी मुश्किल हो गया। सर्दियों दिन थे, लेकिन डर के मारे मेरा शरीर पसीना पसीना हो गया था। मुझे अपने कमरे की खिड़की पर साया सा महसूस हो रहा था, जबकि खिड़की घर के बगीचे में खुलती थी और इतनी सर्दी में तो कोई रात को इस वक्त आकर क्या करेगा। मेरी सास और नंद अपने अपने कमरे में थी। फौरन ही अपने कमरे से निकलकर अपनी नंद के दरवाजा पर पहुंच गई और जोर जोर से उसका दरवाजा पीटने लगी। काफी देर बाद उसने दरवाजा खोला और मुझे देखकर हैरत से पूछने लगी कि भाभी, आप घर वापस कब आई। मैं रोते हुए उसके गले लग गई और रोते हुए मैंने कहा, आयुषी, मुझे अकेले में डर लगता है। मैं अकेले कमरे में बिल्कुल भी नहीं सो सकती। तुम मेरे साथ मेरे कमरे में चलो और वहीं पर सो जाओ। मेरी बात सुनकर आयुषी ने हैरत की नजरों से मुझे ऊपर से लेकर नीचे देखती। आप तो बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह डर रही हैं। पहले आराम से बैठिए। और उसने मुझे पानी पिलाया और कहने लगी, भाभी, आपको तो बहुत पसीना आ रहे हैं। कुछ नहीं होता, आप आराम से कमरा बंद करके सो जाए। मैं आयुषी के आगे हाथ जोड़कर विनती करने लगी कि मुझे पता था कि मैं कुछ वक्त भी उस कमरे में अकेले नहीं गुजार सकती। मुझे अकेले कमरे में बिल्कुल भी नींद नहीं आती। मैं आयुषी से कहा कि मैं मजबूर हूँ, तुम प्लीज अपना कमरा लॉक करके मेरे कमरे में चलो और मेरे साथ पास ही सो जाना। आयुषी ने मेरी बात मान ली और वह अपना कमरा बंद करके मेरे कमरे में चली आई। आयुषी के कमरे में आ जाने के से मुझे थोड़ी राहत मिली थी और मैं सुकून से लाइट बंद करके बिस्तर पर लेट गई। आयुषी मुझे से कुछ दूर पर सोने के लिए लेट चुकी थी। उसने पहले ही कह दिया था कि मैं बहुत थकी हुई हूँ, इसीलिए रात में मुझे तंग मत करिएगा। उसके पेपर हो रहे थे और वह सवेरे जल्दी उठती थी, इसीलिए मेरे बराबर में लेटे ही उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। थोड़ी देर बाद मुझे नींद आ गई थी, लेकिन अचानक से नींद में मुझे कुछ ठंडा ठंडा सा एहसास हुआ। डर के मारे मेरी रीढ़ की हड्डी सनसनाहट उठी थी। कमरे में ही हीटर चल रहा था और ऐसे में ठंडक का एहसास कैसे हो सकता था। पहले मैंने सोचा कि मैं आयुषी को आवाज देकर उठा दूं, लेकिन फिर मुझे अजीब सी शर्म महसूस होने लगी। आयुषी मेरी छोटी नंद थी। वो मेरे बारे में क्या सोचती कि भाभी इतनी ज्यादा डरपोक है कि वह मुझे अपने साथ सुलाने के बावजूद भी वो डर रही है। शर्म की वजह से मैं आयुषी को आवाज नहीं दी, बल्कि अपनी जगह पर ही खामोशी से लेटी रही। मेरे मन में बहुत गलत गलत ख्याल आ रहे थे। मैं सोचती रही और ना जाने किस वक्त लेटे मुझे नींद आ गई। मुझे पता नहीं चला। सुबह को जब मेरी आंखें खुली तो आयुषी सोफे पर बैठी हुई थी, पढ़ाई कर रही थी।
और दिन निकल चुका था। मुझे जागता हुआ देखकर आयुषी कहने लगी कि भाभी, अगर आपको डर नहीं लग रहा है तो क्या मैं अपने कमरे में चली जाऊं? मैं शर्म से मुस्कुराते हुए कहा कि हाँ, चली जाओ, लेकिन हर रात इसी तरह मेरे कमरे में आकर सो जाना। आयुषी ने अफसोस भरी नजरें से मुझ पर डाली और अपने कमरे में चली गई। दिन जब विक्रम का फोन आया तो मैंने उससे सारी बातें बताई कि रात में डर के मारे पसीना पसीना से थी। मेरी बात सुनकर वह जोर जोर से हंसने हुए कहने लगे कि हम सालों से इसी बंगले में रह रहे हैं, इसीलिए फिक्र की कोई बात नहीं है। तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तुम तो ऐसे डर रही हो जैसे तुमने भूत देख लिया हो। विक्रम मुझसे मिलने के लिए बेकरार थे कि जल्द ही सारा बंदोबस्त हो जाएगा और फिर हम एक साथ होंगे। कुछ देर बातचीत करने के बाद विक्रम ने फोन बंद कर दिया था। बाकी का सारा दिन मैं नौकरानियों के पीछे पीछे फिरती रही और अपनी निगरानी से सारे काम करवाती रही। मैं खुद को व्यस्त करना चाहती थी, इसीलिए मैं घर के एक एक काम में दिलचस्पी ले रही थी। मेरे पास करने के लिए कोई और काम भी नहीं था, इसीलिए मैंने नौकरानियों का पीछा उठा कर लिया था और उसने घर का एक एक कोना साफ करवा रही थी। मुझे अपनी सास पर हैरत हो रही थी, जो सारा दिन टीवी के आगे मगन बैठी रहती थी और उन्हें घर की भी कोई भी फिक्र नहीं होती थी। विक्रम अपने पैसे अपने दोस्त के अकाउंट में भेज देते थे और उसी से हमारे घर के सारे इंतजाम संभाले रहे रखे थे। घर का राशन लाने से लेकर नौकरानियों को पैसे देने तक सब कुछ उसके हाथ में ही था। शुरू शुरू में तो मैं इस बात पर बहुत हैरान थी कि अगर आदमी हमारे घर का इंतजाम कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे मुझे एहसास हो गया था कि विक्रम की माँ को ना ही घर के बारे में कुछ मालूम था और ना ही वह उसके काबिल थी कि पैसे संभाल कर रखती और घर चलाती। वह एक फिजूल खर्च औरत थी। उनके हाथ में जितना पैसा आता वह सब उड़ा देती थी। आयुषी हर रात मेरे साथ सोने के लिए चली आई, लेकिन जैसे ही मैं लाइट बंद करके सोने लगती, मुझे कुछ ठंडा ठंडा सा एहसास होता और इसके बाद मुझे बहुत देर तक नींद भी नहीं आती थी। एक दिन मैंने आयुषी से हिम्मत करके पूछ लिया, क्या तुम्हें भी रात को ठंडा ठंडा एहसास होता है? मेरी बात सुनकर आयुषी खामोश हो गई थी, लेकिन मेरे दिल में एक अजीब सी हलचल मची हुई थी। इतना तो यकीन था कि मुझे किसी भी तरह का भ्रम नहीं हुआ था, बल्कि कोई ना कोई ऐसी चीज जरूर थी जिसकी वजह से मुझे ठंडक महसूस होती थी। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं खुद ही इस बात तक पहुंचूंगी। अगले दिन जैसे ही कमरे में लाइट बंद करके मैं लेटी, तो कुछ ही देर में मुझे दोबारा सा कमरे में ठंडक का एहसास हुआ और मैंने हिम्मत करके फौरन ही कमरे की लाइट जला दी। यह देखते ही मेरे होश होश उड़ गए, क्योंकि मेरे सामने जो मंजर था वह होश उड़ा देने वाला भी था। मेरे कमरे में वह खिड़की जो बगीचे की तरह खुलती थी वह खुली हुई थी और एक साया सा मुझे नजर आ रहा था। जबकि मुझे अच्छी तरह से याद था, मैं सोने से पहले इस खिड़की को बंद कर दिया था। मैंने फौरन ही बिस्तर पर लेटी हुई अपनी नंद की तरफ देखा तो मैं हैरान रह गई, क्योंकि अपने बिस्तर पर वो मौजूद नहीं थी। मैं डरते डरते कमरे की खिड़की से बाहर जाकर तो आयुषी बगीचे में किसी लड़के के साथ खड़ी थी। मैंने इतने दिनों से जिसे साया समझकर डर रही थी, वह कोई और नहीं, इस लड़के का साया था। आयुषी की नजर जैसे ही मेरे चेहरे पे पड़ी थी, तो उसके चेहरे का रंग उतर गया और वह लड़का मुझे देखते ही बगीचे से भाग गया। आयुषी इस खिड़की से वापस आ गई। जिस तरह वो कमरे से बाहर गई थी, जो ठंडा ठंडा एहसास मुझे हो रहा था वह उस खिड़की से आने वाली हवा ही थी। उन्होंने कमरे में मौजूद हीटर की गर्मी को खत्म कर दिया था। मैंने आयुषी के चेहरे की तरफ देखते हुए पूछा, आयुषी, ये सब क्या है और वह आधी रात को किस लड़के से साथ थी? आयुषी ने रोते हुए बताया कि वह कपिल है और वह उसे बहुत मोहब्बत करती है। कपिल उसके स्वर्गवासी पिता के एक गरीब दोस्त का बेटा है।
लेकिन मेरे ससुर यानी आयुषी के पिता का देहांत के बाद ही मेरी सास ने उन लोगों से मेल जोल खत्म कर दिया था। आयुषी और कपिल बचपन से ही एक दूसरे को पसंद करते थे, इसीलिए दोनों अपने रिश्तों को खत्म होते बर्दाश्त नहीं कर सके और चुप चुप कर मुलाकातें करने लगे। आयुषी और कपिल अपनी सारी जिंदगी एक दूसरे के साथ गुजारना चाहते थे, लेकिन बड़ों के फैसलों के भेंट चढ़ गए। आयुषी बता रही थी कि कुछ वक्त पहले मेरी सास को आयुषी पूरी मोहब्बत के बारे में पता चल गया था और उन्होंने आयुषी को सख्ती से मना कर दिया था कि वह कभी भी कपिल से मिलते और ना ही कभी उसकी शक्ल देखेगी। जब विक्रम शहर से बाहर नहीं गए थे, जब मेरी सास की हालत भी बहुत कमजोर थी, वह भी सबकी तरह एक आम से मिडिल क्लास औरत थी। फिर आयुषी के पिता का देहांत हो गया तो उनकी हालत और भी ज्यादा खराब हो गई। कपिल के पिता और विक्रम के पिता दोनों में ही बहुत पक्की दोस्ती थी। काम की कुछ सिलसिले को लेकर दोनों की दोस्ती में दरार पड़ गई थी। तभी से उनकी दोस्ती में फूट पड़ गई और दोनों परिवारों का मेल जोल भी खत्म हो गया। आयुषी के पिता के मरने के बाद भी कपिल के पिता ने आयुषी की मां और उनके बच्चों को कोई मदद नहीं की और ना ही कभी साथ दिया। इस बात से तंग आकर आयुषी की मां कपिल के पूरे परिवार से नफरत करने लगी थी। जब उन्हें आयुषी के बारे में पता चला, तभी उन्होंने आयुषी से साफ इनकार कर दिया था कि कभी कपिल के बारे में मत सोचना, वहां तुम्हारी शादी नहीं हो पाएगी। मेरी सास ने लोगों के घरों का कामकाज किया और विक्रम को एक एक वक्त में दो दो नौकरियां करने लगे। विक्रम ने दिन रात मेहनत की और नौकरियां करने के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी जारी रखी। किस्मत से अमेरिका में नौकरी पक्की हो गई। विक्रम की मेहनत और लगन को देखते हुए विक्रम की नौकरी करके सारा खर्च उठाया तो मेरी सास ने भी विक्रम को नहीं रोका और हिम्मत करके उन्हें बाहर भेज दिया और वहीं से मेरे ससुराल के हालात बदलने शुरू हो गए। लेकिन अपने हालातों और दुखों की मेरी सास ने जिस तरह मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ाया और गुजारा किया, उनकी मेहनत रंग ले आई थी। उन्होंने खुद को हर चीज से दूर कर दिया था और कमरे में हद तक ही रहती थी। वह अपना सारा वक्त टीवी देखने में ही गुजार देती थी और मेरी सास ने भी उन्हें यह सोचकर वापस नहीं बुलाया कि यहाँ उनके लिए कुछ नहीं रखा है और जो विक्रम के रिश्तेदार थे वह भी उनके साथ नहीं देते थे, लेकिन पैसा देखकर वापस आ गए थे। मेरी सास ने किसी को भी दोबारा अपनी जिंदगी में आने की इजाजत नहीं दी थी, लेकिन इस समय कपिल और आयुषी का रिश्ता मिट्टी में मिल गया था। आयुषी ने मुझे हर एक छोटी बात बताई थी और वह मेरे पास बैठी रो रही थी क्योंकि उसके लिए कपिल के बगैर जिंदगी गुजारना ही बहुत ही मुश्किल हो गया था। लेकिन मेरी सास ने किसी हाल में भी उसकी और कपिल की शादी नहीं करने वाली थी। विक्रम को आयुषी और कपिल के बारे में कुछ भी नहीं पता था। यह सुनकर भी आयुषी से कहा कि तुम परेशान मत हो, मैं विक्रम से बात करूंगी। वह एक पढ़े लिखे समझदार इंसान है और वह मुझे यकीन है कि वह जरूर तुम्हारा साथ देंगे, क्योंकि पुरानी बातों को लेकर अपने आने वाले कल के फैसले को नहीं कर सकते। मैं आयुषी को दिलासा देते हुए समझाया। फिर हम दोनों सोने के लिए लेट गए थे। तभी से ही मुझे विक्रम के फोन के आने का इंतजार था। मैं चाहती थी कि उसकी बहन अपनी जिंदगी में वह सारी खुशियां देखे जिन्हें वह आपके ना होने की वजह से नहीं देख पाई। अगले ही दिन मैंने विक्रम को फोन पर सारी हकीकत बता दी, जिसने सुनकर वह हैरान रह गए क्योंकि आयुषी ने कभी उनसे इस बारे में कोई बात नहीं की थी। विक्रम ने मुझे बताया कि कपिल बहुत ही अच्छा और नेक लड़का है। विक्रम जब भी हिंदुस्तान वापस आते हैं, मोहन से मिलने के लिए जरूर आता है और पुरानी किसी भी बात को जिगर हमारे बीच में नहीं होता। जरूर नहीं कि माँ बाप की गलतियों का बोझ उनकी औलाद को भी उठाना पड़े। अगर कपिल और आयुष एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं तो इस रिश्ते में कोई रुकावट नहीं आ सकती। कपिल एक मेहनती और खुशनुमा लड़का है और वह आयुषी को हमेशा खुश रखेगा। विक्रम की बात सुनकर मैं खुश हो गई थी। उन्होंने वाकई में
पढ़े लिखे और समझदार भाई होने का सबूत दिया था। यह कह रहे थे कि मेरी माँ लोगों पर रवैया और उनके साथ हुई जातियों की वजह से वह इस तरह से दिखाती हैं, लेकिन वह अंदर से बहुत ही नरम दिल इंसान है। उन्होंने कहा वह खुद अपनी माँ से बात करेंगे। उनकी माँ कभी अपने बच्चों की खुशियों के खिलाफ नहीं जाएंगी। कुछ दिनों के बाद विक्रम ने अपनी माँ को कपिल के और आयुषी के रिश्ते के लिए मना लिया। कुछ दिनों बाद उन दोनों की शादी तय हो गई थी और वो दोनों परिवार के संबंध दोबारा बन गए थे। कपिल के पिता ने मेरी सास से माफी मांग ली थी और मेरे स्वर्गवासी ससुर और उनके दोस्त के बीच में जो फूट पड़ी थी उसका भी उन्होंने एहसास था। विक्रम जो 2 साल के बाद वापस आने वाले थे वो 6 महीने ही लौट कर वापस आ गए थे और उन्होंने अपने हाथों से आयुषी की शादी धूमधाम से की थी। वह मेरा और मेरी सास का वीजा अपने साथ में ही लेकर आए थे और हम सब तीनों एक साथ जहाज में बैठकर अमेरिका के लिए उड़ान भर रहे थे। कभी कभी मैं सोचती थी कि ना जाने मैं ऐसा कौन सा पुण्य किया था जो विक्रम को मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गए थे। वह एक पढ़े लिखे और काबिल इंसान थे जिनको रिश्तों की कदर करना आता था और मेरे धन और दौलत और पैसे कहीं ज्यादा हम यह बात थी कि विक्रम को रिश्ते बहुत अच्छे से निभाना आते हैं। कल की बातों को लेकर आज और आने वाले कल के फैसला करना इंसान की बेवकूफी काफी है। जो कुछ बड़ों ने कर दिया उसको बच्चों की जिंदगियों से जोड़ना यह कहाँ का इंसाफ है। ऐसा करने से रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। मैं यही कहना चाहूंगी अपने बच्चों को रिश्तों का एहसास कराना सिखाए और रिश्तों के निभाना रहिए। जो कुछ मुझे भी हर रिश्ते का एहसास इस वक्त हुआ जब मैं जॉइंट फैमिली से निकलकर उस घर में अकेली हो गई थी, तब जाकर मुझे एहसास हुआ था कि एकजुट होकर रहने में जो मजा है वह अकेले रहने में नहीं। दोस्तों स्टोरी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।